नमस्कार, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। बीएससी सेकेंड ईयर की लास्ट क्लास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुणों पर डिस्कस किया था, जिसमें प्रतिचुंबकत्व यानी डायमैग्नेटिज्म, अनुचुंबकत्व यानी पैरामैग्नेटिज्म पर डिस्कस हो चुका था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फेरोचुंबकत्व या लोह चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल आकर्षित होते हैं, यानी वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ, और इस प्रकार के जो गुण होता है उसे लोह चुंबकत्व कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी स्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, जिनमें स्थायी चुंबकत्व का गुण आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र हटा देने के बाद भी वे लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं और उनके इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। ये संक्रमण तत्व जो लोह चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल आदि, ये जो है जिसमें फेरोचुंबकत्व यानी कि लोह चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। इन पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र H लगाया जाता है तो पड़ोसी परमाणु, यानी इन पदार्थों के जो परमाणु एक दूसरे के पास जो परमाणु है, एटम, वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक चक्रण, जो इलेक्ट्रॉनिक चक्रण हो रहा है, स्पिन, उसको समांतरित करते जाते हैं, एक दूसरे के समांतरित व्यवस्थित हो जाता है। जैसे ये समांतर चक्रण यहाँ पे दर्शाया हुआ है, यहाँ पे दर्शाया हुआ है किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समांतर चक्रण व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विनिमय युग्मन, एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। इस प्रकार सभी परमाणुओं के युग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में होने के कारण, यानी उस पदार्थ के अंदर उपस्थित जितने परमाणु हैं और उस परमाणुओं में उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है, वो एक ही दिशा के अंदर हो जाता है, और एक ही दिशा में होने के कारण परिणामी जो है चुंबकीय आघूर्ण वो अत्यधिक हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी नष्ट नहीं होता है, और ये पदार्थ स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। इन पदार्थों का जब ताप बढ़ता है, इन ताप बढ़ाने पर जो विनिमय युग्म बने थे, यानी एक्सचेंज कपलिंग के फलस्वरूप, जैसे एक इलेक्ट्रॉन के पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समांतर चक्रण यानी विनिमय युग्मन हुआ था, वो विनिमय युग्मों का अयुग्मन यानी अनकम्पलिंग होने लगती है, अयुग्मन होने लगता है, और अयुग्मन के फलस्वरूप यहाँ जिस ताप पर सभी विनिमय युग्म अयुग्मित हो जाते हैं, उस पदार्थ का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। वो पदार्थ जो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित कर रहा था, वो गुण उसका नष्ट हो जाता है, तथा वो पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाता है। और इसी ताप को क्या कहते हैं? इस ताप को क्यूरी टेम्परेचर TC कहा जाता है। आयरन के लिए टेम्परेचर 1043 केल्विन होता है, यानी कि आयरन है वो 1043 केल्विन टेम्परेचर से पहले, तो उससे कम टेम्परेचर पर वो लोह चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन इस तापमान पर उसमें लोह चुंबकत्व का गुण
नष्ट होकर के वो अनुचुंबकत्व के भांति व्यवहार करने लग जाएगा। ये यहाँ पे अपन ने तीसरी जो प्रॉपर्टी थी फेरो चुंबकत्व यानी लोह चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है अपना कि गाय विधि द्वारा किसी पदार्थ की चुंबकीय आघूर्ण को कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर जो टॉपिक है यहाँ नेक्स्ट वो है गाय विधि द्वारा किसी पदार्थ की चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करें। गॉय ने क्या दिया, यहाँ पे एक मेथड दिया। इस मेथड में क्या है कि एक विशेष प्रकार की गॉय तुला में पहले पदार्थ की कुछ मात्रा को तोल लिया जाता है। सबसे पहले एक विशेष तोला और जिसमें पदार्थ की मात्रा को तोल लिया जाता है। बाद में पदार्थ पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। पहले वेट उसका नोट कर लिया जाता है, कितना द्रव्यमान है उसका, जैसे तो वो सब पहले नोट करने के बाद में उसको चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख दिया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं और पदार्थ के भार में अंतर को ज्ञात करते हैं। यानी कि पदार्थ के द्रव्यमान या भार यहाँ पे हुई तो उस पर क्या अंतर आया, यानी बढ़ा या कम हुआ। तो क्या होता है देखो आगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में कोई अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः उनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है जिनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। और ऐसे पदार्थ पर यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो उनमें प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण बन जाता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ये चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी आगे कह रखा है अतः ऐसा पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगा और जिससे उसके भार में थोड़ी कमी आ जाएगी। उस पदार्थ के भार के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आएगी। वो पदार्थ है जिसको चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र उसको धकेलेगा एक तरह से, तो उसके भार में क्या आ जाएगी, जो तुला है उसमें उसका वेट जहां से मापा जा रहा है तो वहां उसके भार में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। थोड़ा भार जितना ओरिजिनल में उसका भार था उससे थोड़ा कम आएगा। लेकिन इसके विपरीत अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होंगे, ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। और आकर्षित होने के कारण यहाँ पे जिससे वो पदार्थ दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में खिंच जाता है। यानी चुंबकीय ध्रुव है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई हो रहा है, उन चुंबकीय बल रेखाओं से ये पदार्थ आकर्षित होगा तो इस पदार्थ को क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और इसके कारण ये क्या हो जाएगा, ध्रुवों के बीच में खिंच जाता है इसको। और इस वजह से उस तुला के ऊपर इसका वेट है उस पदार्थ का, वो क्या आ जाएगा, अधिक आएगा। यानी कि यहाँ पे इसके भार में वृद्धि हो जाती है। तो क्या हुआ कि अनुचुंबकीय पदार्थ है उसके भार में वृद्धि होगी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसके भार में कमी हो गई। ये कहाँ नोट किया जाता है, ये गॉय बैलेंस के ऊपर नोट किया जाता है। ये यहाँ पे गॉय बैलेंस का एक रेखा चित्र दे रखा है जहाँ पर ये बैलेंस यहाँ पर यहाँ वेट नोट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये पदार्थ, ये जो पदार्थ है जो भी वो यहाँ पे लटक रहा है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बीच। ये दो ध्रुव हैं विद्युत चुंबक यहाँ पे जिसके बीच में ये पदार्थ लटका हुआ, और इन दोनों के ध्रुवों के बीच की जो लंबाई है वो यहाँ पे L है, दोनों के बीच की लंबाई को। और ये पदार्थ जिसका द्रव्यमान यहाँ पे M है। अब यहाँ से देख रहे हैं अपन कि यदि ये पदार्थ कैसा है, प्रतिचुंबकीय है। यदि तो प्रतिचुंबकीय केस में क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे इसको क्या होगा, धकेलेगा। इसको धकेलेंगे यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होने से ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिकर्षण इस साइड से हो गया तो यहाँ पर ये जो इधर से बैलेंस में यहाँ पर जो वेट है, यहाँ पे वेट जो
आ रहा है वो वेट क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। लेकिन ये पदार्थ यदि कैसा है, अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय होने के कारण इस पदार्थ पर आकर्षण बल लगेगा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में, और आकर्षण बल लगने के कारण खींचेगा। खींचेगा तो मतलब क्या हुआ, इसको यहाँ पे एक तरह से यहाँ इस साइड के अंदर खींचेगा, और खींचने के कारण यहाँ पे इधर भार अपने को बैलेंस को संतुलित करने के लिए यहाँ भार में क्या करनी पड़ेगी, एक तरह से वृद्धि करनी पड़ेगी, और इस वजह से यहाँ इसके भार में क्या हो गया, वृद्धि हो जाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों के भार में वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के भार में कमी हो जाती है। अब इसमें अपन ने क्या नोट किया, गॉस बैलेंस से उसके भार में कमी या वृद्धि यानी अंतर को नोट किया, और उस पदार्थ का द्रव्यमान क्या है, उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H क्या है, और उन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी L। इन सब से कैलकुलेशन की जाती है। आगे गॉस ने एक फॉर्मूला दिया, और उस फॉर्मूले के अंदर अपन इसकी ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। तो गॉस ने एक फॉर्मूला दिया, किसी पदार्थ की ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति है, ग्राम मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे काई जी बराबर 2L इंटू डेल्टा M अपॉन H स्क्वायर इंटू M। तो यहाँ पर L क्या है, दो ध्रुवों के मध्य की दूरी है, डेल्टा M क्या है, पदार्थ के भार में अंतर यानी वृद्धि या कमी क्या हुई है, अनुचुंबकीय केस के अंदर वृद्धि और प्रतिचुंबकीयों के केस में कमी, वो डेल्टा M। H चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और M है पदार्थ का द्रव्यमान। ये है, इनका मान रख करके यहाँ पे ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात की जा सकती है। और जब ग्राम मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ज्ञात हो जाती है तो आगे इससे मोलर मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ज्ञात की जा सकती है। कैसे, तो यहाँ पे जो काई जी यानी कि ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति है उसको मोलर मास से गुणा करके, उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है उससे मल्टीप्लाई करके ग्राम प्रवृत्ति को अणु भार से यहाँ पे गुणा करके मोलर प्रवृत्ति ज्ञात होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यहाँ ये काई है मतलब मोलर मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी, और ये जब ज्ञात बराबर हो जाएगा काई जी इंटू M, और इस प्रकार से मोलर मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ज्ञात हो जाएगी। और ये जब ज्ञात हो जाती है तो इससे आगे चुंबकीय आघूर्ण म्यू कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला म्यू बराबर 2.84 अंडररूट काई M T। तो यहाँ पे T टेम्परेचर, और इसका मान जो है मोलर मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी का मान यहाँ पे रख करके म्यू ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से गॉस विधि के द्वारा किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात किया जा सकता है। ये यहाँ पे गॉस मेथड था चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है संकुल यौगिकों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है। ये आया हुआ है 2015 और 16 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको यहाँ आता है, ये है उस क्वेश्चन का कि इसको म्यू एस बराबर अंडररूट n+2 ये चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का स्पिन ओनली मैग्नेटिक फॉर्मूला है। स्पिन ओनली फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, चक्रण मात्र सूत्र। और इसको सिद्ध कीजिए, म्यू एस बराबर अंडररूट n+2 को सिद्ध कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको कैसे सिद्ध किया जाता है तो आगे अपन इसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इस पे। संकुल यौगिकों के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करने के लिए सूत्र दिया गया वो ये है, म्यू एस प्लस एल बराबर अंडररूट 4s कोष्टक s+1 प्लस l+1 बोर मैग्नेट। ये फॉर्मूला दिया गया है, जहां पर l बराबर है टोटल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, कुल यहाँ पर कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण L, और जिसका मान यहाँ पे जितने भी
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनके द्वारा कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न हो रहा है L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट Ln, उन टोटल का योग जो है वो कैपिटल L है। इसी प्रकार से S है या स्पिन एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये चक्रण में चुंबकीय आघूर्ण जो है S, और ये भी यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण चुंबकीय आघूर्णों का योग होता है। इस प्रकार से यहाँ पे संकुल यौगिकों को चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का ये फॉर्मूला दिया गया। अब यहाँ पे बात यह है कि संक्रमण धातु संकुल जो बनते हैं, और संक्रमण धातुओं में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है संकुल यौगिकों के अंदर। यहाँ पे जैसे संक्रमण धातु संकुल यौगिक का मतलब है कि केंद्रीय धातु आयन है वो कौन है, संक्रमण धातु है। और केंद्रीय धातु आयन जो संक्रमण धातु आयन है उसके डी कक्षकों में या जो एस कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा कक्षकीय चुंबकीय जो आघूर्ण है, उन कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण, बात यहाँ पे किसकी होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की। यानी कि जो युग्मित हैं वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, प्रतिसंतुलित कर देते हैं। रिजल्टेंट यहाँ पे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उनका क्या होता था, 0 हो जाता है। लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का ऐसा नहीं होता है, तो उनका कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो इन संक्रमण धातु संकुलों की बात करें तो संक्रमण धातु जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण जब संकुल यौगिक बनेगा, लिगेंड के संपर्क में आएगा, लिगेंड के द्वारा उपसंयोजक बंध बनाएगा, तो उस समय उसके चारों ओर क्या आ जाएगा, लिगेंड आ जाएंगे। और लिगेंडों के जो चुंबकीय आघूर्ण है, लिगेंडों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उनके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, और ये चुंबकीय आघूर्ण केंद्रीय धातु परमाणु जो है उसके चुंबकीय आघूर्ण, और वो कौन सा, कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण, इसको क्या कर देता है, लगभग उदासीन कर देता है। और जिसके कारण यहाँ पे कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण है वो इन संक्रमण धातु संकुलों में इसका मान क्या माना जाता है, L बराबर लगभग यहाँ पे 0 माना गया है, यहाँ पे इसको उदासीन करने के कारण। और इस चुंबकीय आघूर्ण को चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण क्यों कहा जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है, कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण है, उसको 0 मान लिया है, और इस वजह से केवल चुंबकीय आघूर्ण कौन सा रह गया है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण रह गया है। इसलिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को भी कहते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला, चक्रण मात्र सूत्र। तो यहाँ पे जो ऊपर फॉर्मूला था उसमें से L वैल्यू जो है यहाँ 0 हो जाएगी, 0 किसी भी से 0 + 1 यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म्स यहाँ 0 हो जाएगी, और इस कंडीशन में पीछे रह जाएगा μs बराबर √4s s+1 रह जाएगा। और यहाँ पर s यहाँ पे चक्रण क्वांटम संख्या का मान ±½ यहाँ पे प्लस क्लॉकवाइज और माइनस एंटी क्लॉकवाइज। सामान्य रूप से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए अपन +½ का उपयोग किया जाता है, और n है यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे n। और इस कंडीशन में यहाँ पे जो कुल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है वो यहाँ पे जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होगा। और यहाँ S की जगह Sn यानी कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनका कुल चुंबकीय आघूर्ण रख सकते हैं। और यहाँ पे S की जो मान है Sn का वो दे रखा है यहाँ पे ±½ × n, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का हाफ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अयुग्मित कितने n, तो n को यहाँ से हाफ से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। और जिसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है Sn की जगह 4, ये × के अंदर ये ½ n, और इसी तरह यहाँ कोष्टक भी लग गया, और कोष्टक के अंदर भी Sn की जगह ½ n
रख दिया, +1 का 1 रखा गया। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ 1/2 है, 2 और 4 आपस में कट गया, यहाँ पे ये कट गया और कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और n रह जाएगा, तो ये यहाँ पड़ा ही है, 2n रह गया और यहाँ पर 1/2 n + 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी n + 2/2, ये इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगी। और इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ ये जो 2 है और ये 2 आपस में कट जाएंगे, मल्टीप्लाई के अंदर है, गुणा के अंदर है, और ये दोनों कटने के बाद में पीछे फॉर्मूले में रह जाएगा μs बराबर ये जो n है, एक ये n रह गया और दूसरा कोष्टक रह गया और n + 2 है जो ऊपर वाला ये रह गया। तो फॉर्मूला क्या बच गया, यहाँ पे μs बराबर √n n + 2 बोर्ड मैग्नेट्रॉन, ये यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला, यहाँ पे संकुल यौगिकों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का। और कौन से संकुल यौगिक, ये संक्रमण धातुओं के संकुल यौगिकों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला है। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, और कई इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पे आते हैं कई बार कई एग्जाम के अंदर। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन संक्रमण धातुओं के स्पेक्ट्रमी व्यवहार पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।